साहूकार व्यवस्था ऐसी होती थी, इसमें 3 प्रकार के मैंने ये सुने हैं कि ज़मीन, एक तो होते थे भूमिधर, हुँ, ये होते थे खैकर, हुँ, ये होते थे शिरस्वान। हुँ, 3 प्रकार की साहूकार व्यवस्था होती थी। हुँ, शाणा शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है, हुँ, कोई इसका अर्थ निकालेगा, शाणा माने होता है जानकार। जानकार, अब जानकार माने हर बात की जानकारी रखने वाला व्यक्ति, इसको शाणा कहते थे। ठीक, प्रधान की नियुक्ति थोकदार मालदार करते थे। अच्छा, जी, हुँ, क्योंकि वो जैसे वो उतनी जगह जा नहीं पाएँगे। हुँ, अब आपके ऊपर जो है नगर कोटिया है या ऊपर चिंतोली है या उधर है, हर गाँव में तो शाणा जा नहीं पाएगा। हुँ, तो वहाँ उसने जो है प्रधान रख दिए। हुँ, अपने गाँव का एक 2-3 गाँव का प्रधान तू है। हुँ, तू यहाँ से वसूल करके लाएगा, 2-3 गाँव का प्रधान वहाँ रख दिया। इस ढंग से वसूली होती थी। गोरखा शासन जो है बहुत तो खतरनाक शासन था। हुँ, हमारे पहाड़ी में आज भी कहते हैं, "तहें अर्थ है गोरखी राज।" हुँ, हाँ, मतलब कोई आदमी अगर ज़्यादा अत्याचार करता है वगैरह, हुँ, तहें अर्थ है गोरखी राज। और ताऊ जी मैं एक पॉइंट ये भी रखना चाहूँगा कि जो चकबंदी होनी चाहिए पहाड़ों में, क्योंकि अब पहाड़ों में क्या है, जो कृषि में मार खाता है आदमी, क्योंकि एक खेत यहाँ होगा, एक खेत वहाँ होगा, एक खेत वहाँ होगा, तो उतनी अच्छी खासी खेतों में मेहनत नहीं होती है। तो नमस्कार पहलाग दोस्तों, मैं केसर सिंह जसकोटी, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे ब्लॉग्स वीडियो और देवभूमि उत्तराखंड में। तो चलिए फिर साथियों करते हैं एक नए ब्लॉग की शुरुआत। तो बने रहिए अंत तक मेरे ब्लॉग के साथ में। इससे पहले आप लोगों ने चमेड़ी का ब्लॉग देखा होगा। पहले मैंने आप लोगों को पूरा चमेड़ी गाँव दिखाया, उसके बाद एक बहुत पुराना मकान जो से तिवारी बोलते हैं वो भी दिखाया, उसके बारे में पूरा डिटेल में पूरी तरीके से बताया, पूरा एक्सप्लोर किया। तो आप ताऊ जी से जानेंगे जो हमारे पहाड़ों में आपने पहले तो अगर उत्तराखंड का मोटा-मोटा इतिहास पढ़ा होगा, तो उसमें साहूकार व्यवस्था ज़रूर पढ़ी होगी, भूमि बंदोबस्त और भी कई चीज़ें पढ़ी होगी, जो ब्रिटिश कालीन जो व्यवस्था हुआ करती थी, उसके बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। अगर साथ में आपने उत्तराखंड का इतिहास ना भी सही, लेकिन आप लोगों ने बड़े बुज़ुर्गों से ज़रूर सुना होगा कि भूमि बंदोबस्त में हमारा खेत इधर चले गया, उनका खेत हमारे पास आ गया और साथ में जो साहूकार लोग हुआ करते थे कि वो कर वसूला करते थे और साथ में गाँव में प्रधान हुआ करते थे जो सारी सामग्री इकट्ठा करते थे। जो युवा लोग यूकेएसएससी का तैयारी करते हैं या समूह गौ की तैयारी करते हैं, तो वो लोग तो खासकर ध्यान से वीडियो देखें, क्योंकि काफ़ी जानकारी आप लोगों को मिलने वाली है। और जो बड़े बुजुर्ग देख रहे हैं और जो युवा देख रहे हैं वो भी काफ़ी ध्यानपूर्वक से देखें, क्योंकि हम आज आप लोगों को मैं एक अपने जो पूर्व का इतिहास है दिखाने जा रहा हूँ और पूरा डिटेल में बताने जा रहा हूँ कि जो हमारे प्राचीन समय में हमारे पहाड़ों में जो सयान व्यवस्था हुआ करती थी, प्रधान लोग हुआ करते थे, अमीन लोग हुआ करते थे, उनके बारे में पूरी बताएँगे। क्योंकि आज मेरे साथ जो ताऊ जी हैं, उनके पूर्वज ही साहूकार हुआ करते थे हमारे क्षेत्र में, तल्ली चमाड़ी के। तो पहले नमस्कार ताऊ जी। नमस्कार जी। ताऊ जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम श्री धन सिंह बंगारी। अच्छा, तो ताऊ जी अभी तो आपकी उम्र क्या होगी? मेरी उम्र अभी 65 साल है। अच्छा। 1960 का मेरा डेट ऑफ बर्थ है। हुँ। जी। तो ताऊ जी हमें साहूकार व्यवस्था के बारे में बताइए, क्योंकि मैंने सुना है आपके पूर्वज साहूकार थे, तो आप लोग उस विषय में काफ़ी अच्छे से हमें और हमारे व्यूअर्स को बताएँगे। असल में है ऐसा, साहूकार व्यवस्था हुँ, मैंने देखी नहीं अपनी आँखों से। हुँ, क्योंकि बात ये है कि 1947 में देश आज़ाद हो गया था, भारत आज़ाद हो गया था हुँ, और 1960 में मेरा जन्म हुआ है। जन लेकिन जो मैंने सुना है अपने पूर्वजों के द्वारा या अपने से बुजुर्गों के द्वारा, हुँ, उसके विषय में जो जानकारी मुझे होगी, उससे मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूँगा। हुँ, साहूकार व्यवस्था ऐसी होती थी, इसमें 3 प्रकार के मैंने ये सुने हैं कि ज़मीन, एक तो होते थे भूमिधर, हुँ, ये होते थे खैकर, हुँ, ये होते थे शिरस्वान। हुँ, 3 प्रकार की साहूकार व्यवस्था होती थी, हुँ, भूमिधर, खैकर और शिरस्वान। हुँ, अब भूमिधर माने जिसकी ज़मीन है, अच्छा। जैसे हम भूमिधर हुए। हुँ, और खैकर माने मैंने ये सुना है कि जो खा के करते थे, सियाने लोग के वहाँ खाना खाते थे, उसके बाद करते थे, फिर उनको ज़मीन मिल गई। और एक हुआ शिरस्वान, उन्होंने कहा यार चल यार, तू मतलब है कि क्या है, तू एक सिरती मेरा एक टुकड़ा वहाँ पर कमा रहे, एक टुकड़ा वहाँ पर कमा रहे। हुँ, इस ढंग से उसमें साहूकार व्यवस्थाएँ होती थी। होती थी। और फिर उसके बाद ये 1947 से पहले की बातें वह हैं। ब्रिटिश भारत की बातें हैं। जी।
जब देश आज़ाद हो गया, अंग्रेज भारत से चले गए। मैंने तो खैर अंग्रेजों को भारत में नहीं देखा, लेकिन इतिहास बताता है, इतिहास साक्षी है कि महारानी विक्टोरिया ने इंग्लैंड में बैठ के यहाँ पर शासन किया। तो ताऊ जी, आपके पिताजी ने तो साहूकार व्यवस्था की होगी। वो तो रहे, लेकिन वो घर में नहीं रहे ना, वो अपनी नौकरी पर रहे। अच्छा। लेकिन वो साहूकार व्यवस्था या भूमिधर या इन चीज़ों को ज़्यादा जानते थे। अच्छा। बहुत ज़्यादा जानते थे, क्योंकि उनके पास ये डिपार्टमेंट था, ये उनके, क्योंकि उनके पास ये आते रहते थे, ऐसी चीज़ें मुकदमे आते थे, ऐसे कई चीज़ें आती थी ऐसी, तो उनको ज़्यादा जानकारी होती थी। अच्छा, तो प्रॉपर गांव में कौन चलाता था ये साण व्यवस्था, आपके ताऊ जी? पहले तो जो हमारे पूर्वज थे, दादा परदादा वो चलाते होंगे। फिर उसके बाद ये हमारे जो है ये तहसीलदार साहब हमारे पिताजी आ गए, तो उसके बाद उन्होंने चलाया। ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे चलते रहा, तो उसके बाद फिर धीरे धीरे ख़त्म हो गया। मेरे ख्याल से पंचायती राज के बाद 1957 या 58 में जो बंदोबस्त आया था। अच्छा। 1958 में आया था या 57 में आया था, मुझे ठीक से याद नहीं है। तो उस समय जो था, खेत एक दूसरे के पास चले गए। मेरा खेत आपके पास चले गया, आपका खेत मेरे पास आ गया। और उसमें भी क्या होता क्या है उसमें भी जिसकी जैसी चलती थी। यानी आपके अगर सारा लोगों से अच्छी पैठ है, तो आपके पास अच्छा वाला खेत आ गया। जिसकी अच्छी पैठ नहीं है, उसके पास उपराल वाला खेत आया, ये नकली किस्म का खेत आया। थोड़ा बहुत सयाने को कर दे दिया। हाँ, बस वो आज भी हो रहा है, वो पहले भी हुआ। हाँ, ये चीज़ें मैंने गांव घरों में सुनी हुई है, बड़े बुजुर्ग लोगों से सुनी हुई है कि हमारा खेत उनके पास चले गया, उनका खेत हमारे पास चले गया। आज भी ये चीज़ें गांव में सुनने को मिलती है। और साथ में ताऊ जी, जब मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बातचीत की, तो अब आपने जो सयान शब्द है उसका अर्थ भी बताया, तो थोड़ा और बता दें उसका अर्थ। शाणा शब्द का शाब्दिक अर्थ माने वही होता है जानकार। शाणा माने जानकार। शाणा शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है, कोई इसका अर्थ निकालेगा, शाणा माने होता है जानकार। अब जानकार माने हर बात की जानकारी रखने वाला व्यक्ति, उसको शाणा कहते थे। शाणा माने कोई ये नहीं कि वो मतलब ऊंची जाति का है या वो बड़ी अच्छे ठाकुर जाति का है, इससे कोई जात पात से मतलब नहीं है। शाणा माने उसको जानकारी है, चाहे वो क्षेत्र की हो, समाज की हो, शासन की हो, प्रशासन की हो, हर एक चीज़ की। तो ताऊ जी, जब आपके पास, आपके पूर्वजों के पास साहूकार व्यवस्था थी, तो कितना क्षेत्र आता था आपके पास? हमारे पास तो बहुत बड़ा क्षेत्र था। मतलब हमारे तो ज़मीन भी अभी भी, अब मैं आपको बताऊं तो हमारे तो चिंतोली में ज़मीन है, लंबाड़ी में है, चिपा में है, इधर आपके मलिचम्याड़ी में है, इधर आपके नाटा बनेरिया में है, इधर बसर गाँव में है। बहुत जगह पड़ी है ज़मीन तो हमारी। लेकिन अब वो कहीं हमारे नाम पर है, कहीं नहीं है, कहीं कुछ ऐसी है, लोग वहाँ खा रहे पी रहे, और हम भी ज़्यादा हो गए हैं, हम में आपसी फूट हो गई है, हम संगठित नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए लोगों को मौका मिल जा रहा है। ये तो होता है जब असंगठित परिवार हो जाते हैं, तो उसमें बाहर वाले को अच्छा मौका मिल जाता है। जी, तो हमारे पास बहुत बड़ा इलाका आता था। बहुत बड़ा इलाका था जी। और ताऊ जी, थोड़ा जो प्रधान के बारे में भी बताए। प्रधान व्यवस्था, जो प्रधान होता था वो आप ही के अंतर्गत आता था? जी, सौदा मार्गदर्शन के वही उसकी वो करते, नियुक्ति करते थे। अच्छा। प्रधान की नियुक्ति फौजदार मार्गदर्शन करते थे। अच्छा जी, क्योंकि वो जैसे वो उतनी जगह जा नहीं पाएंगे। अब आपके ऊपर जो है नगर कोटिया है, या ऊपर चिंतोली है, या उधर है, हर गांव में तो शाणा जा नहीं पाएगा। तो वहाँ उसने जो है प्रधान रख दिए। तो अपने गांव का 1-2-3 गांव का प्रधान तू है, तो यहाँ से वसूल करके लाएगा। 2-3 गांव का प्रधान वहाँ रख दिया। ये ढंग से वसूली होती थी। वो वसूली के लिए होती थी, प्रचार प्रसार के लिए होती थी। जी, आज भी कहते हैं प्रधान से कई लोग नहीं है अभी भी कई लोगों को कहा जाता है जिनके पूर्वज प्रधान हुआ करते थे, वो आज भी उन्हें प्रधान ही कहा करते हैं। तो आज तो प्रधान कहते हैं। आज की प्रजातंत्र शासन प्रणाली में तो प्रधान हो गया, लेकिन उसमें जो था प्रधान हुआ करता था। जो आज के जिला पंचायत थे उसे हम साहूकार मान सकते थे, सयाने लोग कह सकते थे। वो अब जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत प्रधान, ग्राम प्रधान में आ चुका है। जो पहले अमीन, सयाने और प्रधान लोग हुआ करते हैं। तो ताऊ जी, जो साहूकार हुआ करता था, पर सयाने हुआ करते थे, उनसे ऊपर भी कुछ बात हुआ करता होगा? उनको तो जैसे हमको तो मतलब है कि
मतलब जेल करने का अधिकार था, हम्म, हम जेल कर सकते थे। अच्छा। भरसोली है, भरसोली, हम जब भरसोली आए, हम्म, भरसोली में फांसी होती थी, अच्छा। तभी उसका नाम भरसूली, सूली में भर, सूली अच्छा, माने फांसी, फांसी फांसी। में भरो, ये अधिकार था उस समय में अच्छा। जी। तभी उसका नाम भरसूली पड़ा। हाँ, जिसे भी जब भरसोली में किसी भी प्राचीन आदमी से पूछना कि इसका नाम भरसोली कैसे पड़ा, हाँ, फांसी होती थी वहाँ। अच्छा, हाँ, बहुत समय तक था वो खंडहर जैसा, हम्म, अब नहीं है। अच्छा। हाँ, नीचे जो कन्या स्कूल है उसके नीचे। हाँ जी, हाँ हाँ, जी, हाँ जी, यहाँ ये चीज़ें मैंने थोड़ा बहुत जी, इधर-उधर से जी, सुनी जी, भी है। तो तो उसमें मतलब बहुत अहम पद होता था हमारा, हम्म, बहुत अहम पद होता था। हम्म, आज मतलब उतनी पावर ग्राम प्रधान को नहीं है ग्राम प्रधान को नहीं है, जो हमें थी। मैं तो उस समय जी जी। ठीक है। तो ताऊ जी, जो ये साहूकार व्यवस्था थी, ये ब्रिटिश भारत के ही ज़माने में थी, अंग्रेज़ों के ज़माने में थी, क्या उससे पहले भी थी? यार उससे पहले के इतिहास में तो नहीं आता है, ये अंग्रेजों के ज़माने में ही आता है। पहले तो मुसलमान बादशाह थे, उनके विषय में तो मैंने जो कहीं पढ़ा भी नहीं है ऐसी। ना, ना, जैसे कि जैसे कुमाऊँ में, गढ़वाल में गोरखा शासन आया और चंद राजाओं का शासन था, तो उस शासन व्यवस्था में भी थी ये चीज़ें? इसकी मेरे को जानकारी नहीं है, अच्छा। इसकी जानकारी नहीं है। हुँ, ऐसा है, गोरखा शासन जो है बहुत तो खतरनाक शासन था। हुँ, हमारे पहाड़ी में आज भी कहते हैं तहें अर्थे गोरखी राज, हुँ, हाँ, मतलब कोई आदमी अगर ज़्यादा अत्याचार करता है वगैरह, हुँ, तहें अर्थे ना गोरखी राज। हुँ, हाँ, तो वो क गोरखियों ने ये ढंग से अत्याचार किया। अत्याचार किया। तो उसमें फिर ऐसे ही उसके बाद मुसलमान आए, हुँ, फिर उसके बाद अंग्रेज आए। हुँ, लेकिन मैंने अंग्रेजों का ही इतिहास पढ़ा है ऐसा हुँ, कि भूमि व्यवस्था में साहूकार व्यवस्था उन्हीं की थी, मुसलमानी व्यवस्था में मुझे यही चीज़ें नज़र आई हुँ, कि जैसे औरंगजेब ने हिंदू पर अत्याचार किया, उनको ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया। इतिहास साक्षी है हुँ, कि वो जो कि एक मन जनेऊ, हुँ, जब उसके जो दरबार में जाता था तब वह नाश्ता करता था। हुँ, मतलब एक मन जनेऊ का मतलब है, जनेऊ का वजन क्या होता है, तो कितने हिंदुओं को मुसलमान बनाता है एक दिन में। हुँ, तो ऐसी मैंने हाँ, इतिहास में ऐसा पढ़ा है, हुँ, लेकिन मैंने साहूकार व्यवस्था और उसमें नहीं पढ़ी है। और हिंदुओं के धार्मिक स्थल भी नष्ट हाँ, कर दिए। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, हिंदू के हिंदुओं पर भी बहुत धार्मिक स्थल तोड़े, अयोध्या का राम मंदिर तोड़ा, हुँ, या कई जगह ऐसी क्या अभी वो मथुरा में भी हो रहा है ऐसा ही। हाँ, ज आपका तो पूरा क्षेत्र में नियंत्रण रहता था और गाँव में प्रधान लोगों का नियंत्रण हो रहा करता था। हुँ, तो आप पूरे कर वसूला करते थे। जी, हाँ, तो फिर उसे सरकार तक पहुँचाते थे, ब्रिटिश सरकार तक? बिल्कुल, अच्छा। हाँ, उसको पहुँचाते थे। हुँ, ब्रिटिश सरकार के अफ़सर आते थे, हुँ, उनके अच्छा, बंगले होते थे, अच्छा, जैसे केलानी में है, हाँ, हाँ, वहाँ उनके वो आते थे और सारा उसमें ऐसा नकदीकरण बहुत कम होता था। हुँ, ऐसा नहीं है कि नकद कैश जाता था, हुँ, नकद कैश होता ही नहीं था। नहीं होता था उस समय, उतने मुद्रा कहाँ थी? क्या होता था, खरगोश की खाल देते थे लोग, हुँ, शॉल की खाल देते थे। हुँ, आज तो गवर्नमेंट ने प्रतिबंध लगा दिया सारे हुँ, जो कि जंगली जानवर को मारने में, हुँ, उसमें मारते थे। हुँ, और ऐसी मतलब ऐसी चीज़ों को देते थे, हुँ, दही, दूध, घी, मक्खन देते थे, हाँ, साग सब्जी देते थे, हुँ, वहाँ पर काम करते थे। हाँ, तब वो सारे पैसे जो है उसमें जो है कि जो है जो हम लोग होते थे, हम ही लोगों ने वो फिर उनके हिस्से का पैसा हमने देना हुआ, हुँ, क्योंकि उसके बाद तो है ही नहीं पैसा। वो हाँ, आ जाता था 2 दिन पहले, शायद जी मेरे पास तो कुछ है हाँ, नहीं, कुछ नहीं। तो फिर दही, दूध, घी, मक्खन लाता था, फिर वो वहाँ ले जाना, हुँ, वहाँ भिजवाना, यही व्यवस्थाएँ थी। मैंने पढ़ा भी है उत्तराखंड के इतिहास में, जो भी साहूकार व्यवस्था हुआ करती थी ब्रिटिश कालीन में, तो तमाम प्रकार के कार्य होते थे, लगभग 5-6 कार्य होते थे, जिसमें मुख्य कर भूमि कर हो गया, जिसे पुंगड़ी कर भी बोलते हैं, साथ में सलामी कर, जो जैसे कि दूध, दही, इन चीज़ों पर, पशुओं पर भी कर लगाया, पूरा कर वसूला जाता था और उसे ब्रिटिश सरकार को भेजा जाता था। तो एक प्रक्रिया, एक व्यवस्था बनाई गई थी पूरे क्षेत्र में, पूरे समाज में कर वसूलने की, और पूरे जगह-जगह पर, जैसे केलानी में ताऊ जी ने बताया, एक डाक बंगला है ब्रिटिश कालीन का, तो वहाँ बैठते होंगे बड़े-बड़े हाँ, हाँ, उच्च जी, अधिकारी, अफ़सर आते थे। अफ़सर आते थे। जी, हुँ, ये एसडीएम रैंक के, डीएम रैंक के हुँ, और कमिश्नर रैंक के, हुँ, तहसीलदार रैंक के हुँ। अफ़सर आते थे वहाँ पर, वही बैठते थे। हमारा देश आज़ाद हुआ, फिर ये व्यवस्था समाप्त हो गई, हाँ, धीरे-धीरे समाप्त हो गई। जब पंचायती राज आया। पंचायती राज आया क्या है 1958 में जब हुँ, बंदोबस्त आया, हुँ, उसके बाद धीरे-धीरे ये व्यवस्थाएँ जो कि ख़त्म होती गई, हुँ, है ना? हुँ,
26 जनवरी 1950 से भारत का नया संविधान लागू हो गया था। संविधान लागू हो गया है, और तब से धीरे धीरे ये साहूकारी व्यवस्थाएं समाप्त हो गई। जी। तो जो फिर 58 में भारत सरकार ने तत्कालीन आपके प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री, उनकी सरकार में 1958 में या 57 में कह नहीं सकता, बंदोबस्त हुआ जिसमें खेत इधर उधर हो गए। अच्छा, उसके बाद अभी तक बंदोबस्त नहीं हुआ है। ठीक है, अभी तक नहीं हुआ है। कई प्रधानमंत्री आ गए और चीज हुई, लेकिन बंदोबस्त नहीं हुआ। लेकिन मूल रूप से ताऊ जी बंदोबस्त में होता क्या था? बंदोबस्त में मैंने तो देखा नहीं है बंदोबस्त में क्या होता था, क्योंकि हमारे उत्तराखंड के इतिहास में भी मौजूद है थोड़ा बहुत भूमि बंदोबस्त। भूमि बंदोबस्त में होता था, बाहर से जो कर्मचारी आते थे, अच्छा, कैंप लगा के रहते थे गांव में, फिर वो मालूदार ठेकेदार लोगों को बुलाते थे, फिर खाता खतौनी लाते थे, फिर उन्होंने कहा भैया ये खेत उसको देना है, ये खेत उसको देना है, बताओ क्या करना है, कैसे नहीं करना है, कैसे करना है, क्या करना है, ये ढंग से होता था। अच्छा, बस अच्छा, ऐसे होता था। मतलब एक खेत का दूसरा खेत, दूसरे का तीसरे को, इधर का उधर करना हुआ पूरा, फिर इसके बाद कर वसूलना हुआ, बिल्कुल बिल्कुल, जिसके बाद अच्छा खेत चला गया तो उससे अच्छा खासा कर वसूलना हुआ, ऐसे होता होगा फिर। हाँ, तो ताऊ जी अब जो मैं पलायन की ओर भी आपसे सवाल करूंगा, क्यों आज के समय गांव के गांव खाली हो चुके हैं, गांव के गांव खंडहर हो चुके हैं, खेत पूरे सेरा बंजर हो चुके हैं। इधर तल्ली चमैड़ी में पूरे सेरा गाड़ के किनारे एक समय में कितना अच्छा खासी फसल हुआ करती थी, धान गेहूँ। लेकिन इसके पीछे मेन कारण क्या है और क्या समाधान होगा इसका? इसके लिए सबसे पहले मैं इसकी ओर अगर जाऊं तो पलायन का एक कारण है समय पर वर्षा का न होना, या अतिवृष्टि का होना, या अनावृष्टि का होना। हुई तो बहुत ज़्यादा हो गई, या हुई ही नहीं। पहली बात, ये प्राकृतिक प्रकोप है। अब इसके विषय में तो आदमी कुछ कर नहीं सकता। दूसरा, पहाड़ी क्षेत्र में जंगली जानवरों का बहुत आतंक है। बंदर, सुअर, बंदर जो है सुबह के दिन के टाइम पर नुकसान कर दे रहे हैं, सुअर जो है रात को नुकसान कर दे रहा है। अब उसने साक्षी भी लगा रखे है किसान ने, उसने गेहूं बो रखे हैं, उसने धान लगा रखे हैं, तो उसने जो है कि रात को सुअर आया, उसने सारा वो हल जैसा चला करके उसने सारा कुछ उलट पलट करके सारा खत्म कर दिया। उससे पहले कि बंदर आए, बंदरों ने इधर उधर वो चुन चुन के उन्होंने वो खत्म कर दिया, साग सब्जी उखाड़ ली, कई चीजें हैं। एक दो कारण हुए। नंबर तीसरा कारण क्या है, जैसे कि आपका खेत मेरे बगल में है, आपका खेत मेरे बगल में है, मैंने खेती करना छोड़ दिया, यानी मैं जो है कि मेरे बच्चे कहीं अन्य शहरों में बच गए, मैं वहां चले गया, तो मेरा खेत तो बंजर है। और आप घर में जो है खेती करते हैं, लेकिन मेरा खेत तो बंजर है, मैं बंदर को हाँकने भी नहीं जाऊंगा, मैं की ढंग से नहीं जाऊंगा, आपके खेत को नुकसान होगा, उससे होगा ना। बिल्कुल होगा। जब मेरा खेत बगल में बंजर है तो आपको भी अपना खेत बंजर करना पड़ेगा, चाहे आप घर में रहे या बाहर रहे। तीसरा कारण ये रहा। चौथा कारण ये रहा कि पहाड़ों में प्रतिस्पर्धा की भावना, यानी कंपटीशन। उनका नहीं हो, मैं भी जाता हूँ दिल्ली, मैं भी जाता हूँ बम्बई, मैं भी जाता हूँ इधर, मैं भी जाता हूँ उधर। उत्तराखंड के लिए आंदोलन हुआ था, उत्तराखंड राज्य जब आंदोलन हुआ था, मुझे पता है 2 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड अलग हुआ था। तो उस समय ये नारा लगा था, और ये हमारे उस समय के नेताओं ने भी कहा था कि पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी पहाड़ में ही रहेगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि न तो पहाड़ का पानी यहाँ है, न तो पहाड़ की जवानी यहाँ है। ठीक है, तो रोजगार का कोई साधन नहीं है। अगर दिल्ली में वो 20,000 की नौकरी करता है और अपने घर के नजदीक उसको 10,000 रुपये मिलते हैं, तो काफ़ी है, बहुत बहुत अधिक है। अगर घर में उसको 10,000 भी मिल जाएंगे तो अच्छा खासा सरवाइव कर सकता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। लेकिन क्या है, यहाँ रोजगार नहीं है।
यहाँ पर सरकारें बदलती गई, हुँ, एक दूसरे पर आरोप आरोप प्रत्यारोप प्रत्यारोप लगाते गए, हुँ, लेकिन काम किसी ने किसी नहीं ने नहीं किया। किया। काम किसी ने भी नहीं किया, नहीं तो आज गाँव की हालत ये नहीं होती। ये नहीं होती। तो रोज़गार के साधनों का अभाव, जंगली मतलब जानवर जानवरों का ज़्यादा प्रकोप आतंक हुँ, और अनावृष्टि, अतिवृष्टि, हुँ, मौसम का मौसम का यही है जो है मतलब इसीलिए। और मैंने एक लेख में पढ़ा था कि जिला अल्मोड़ा में सबसे ज़्यादा पलायन हुआ है हाँ, उत्तराखंड में। जिला सबसे ज़्यादा अल्मोड़ा और पलायन जिला अल्मोड़ा में पौड़ी में, है। उस अल्मोड़ा और पौड़ी में। नंबर 2 में है पौड़ी, हुँ, नंबर 1 में अल्मोड़ा है, हुँ, नंबर 2 में पौड़ी। पौड़ी। सबसे ज़्यादा पलायन हुआ है। हुँ, तो अब पता नहीं क्यों? तो कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ रोज़गार के साधन होते हुँ, हैं। हुँ, अच्छा है भी क्या मैं बताऊँ आपको? एक बार क्या हुआ हो गया था कि कोरोना काल से पहले हुँ, सारे लोगों की होड़ लगी थी विदेश, 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 विदेश। हाँ, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता जिनके बच्चे जहाँ हैं वो सब विदेश जाना है, विदेश चूजे विदेश, 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 विदेश। खैर तो ऐसी महामारी आई, सब लोग विदेशों को छोड़ कर घर आए, अपने पैतृक गाँव में आए। अपने गाँव में आए। फिर गाँव में आए तो देखा कि मकान बंजर है, कई सालों से हुँ, तो आए ही नहीं, हुँ, खेत बंजर हैं। फिर उनको जो है कि मकान ठीक करना पड़ा या खेत खोदने पड़े या फिर उनको अब और कोई साधन मिला नहीं, फिर उन्होंने यहाँ आकर क्या किया, उनका होटल खोल दो। इनका गाड़ी रख लो, गाड़ियाँ रख दी, होटल खोल दिए। हुँ, अब मैंने होटल खोला, तुमने भी होटल खोला, उसने भी होटल खोला। क्या बिक्री होटलों में हो जाएगी? हुँ, इतना बड़ा पर्यटन यहाँ है नहीं। हुँ, इस होटल में खाने वाला मैं ही तो आदमी हूँ। हुँ, मैं तो यार ₹20 का भात खाऊँगा, हुँ, मैं ₹100 में खाने वाला नहीं हूँ। हुँ, अरे हमारे इधर जितने लोग हैं ऐसे तो होंगे। हाँ, हाँ। हाँ, और ताऊ जी मैं एक पॉइंट ये भी रखना चाहूँगा कि जो चकबंदी होनी चाहिए पहाड़ों में, क्योंकि अब पहाड़ों में क्या है, जो कृषि में मार खाता है आदमी, क्योंकि एक खेत यहाँ होगा, एक खेत वहाँ होगा, एक खेत वहाँ होगा, तो उतनी अच्छी खासी खेतों में मेहनत नहीं होती है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि चकबंदी का होना भी अति आवश्यक है हमारे पहाड़ों में, तभी कृषि में कुछ होगा। हाँ, इसके लिए तो जो कि गवर्नमेंट का कई बार के लिए फ़ोकस भी हुआ था हुँ, कि पहाड़ों में चकबंदी की जाए, उत्तराखंड में चकबंदी की जाए, लेकिन केवल फ़ोकस ही हुआ हो, अभी तक उसमें कार्रवाई नहीं हो पाई। हुँ, अगर वास्तव में चकबंदी अगर हो जाए तो क्या पता, मतलब उसका एक ही चक होगा ना, वो अपनी मेहनत करेगा वहाँ वो पर, एक ही जगह पर, एक ही उसका जगह समय पे। बचेगा, हाँ, वो उसको रखवाली कर एक पाएगा। खेत के लिए वो यहाँ, एक खेत के लिए वहाँ नहीं जाना नहीं पड़ेगा। जाना ये आप पड़ेगा। सही कह रहे हैं। हाँ, लेकिन इसके लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट ने फ़ोकस तो किया है कई बार, हुँ, लेकिन क्या हो जा रहा है, जैसे ही फ़ोकस हो रहा है तो सरकारें बदल जा रही हैं। हुँ, फिर उसने उसके द्वारा किया गया काम रोक दिया, उसने अब उसके द्वारा उसके किया द्वारा गया काम हाँ, रोक दिया। भाई यही होता है। यही होता है। इसका जो कि गलत खामियाजा मतलब जनता को जो भोगना पड़ता है। हुँ, नहीं तो इससे काफ़ी अच्छी कृषि लेवल पे सुधार हो सकता है, क्योंकि जब एक जगह पर खेत होंगे, तो अच्छी मेहनत होगी, समय बिल्कुल, बचेगा बिल्कुल, बिल्कुल। और साथ में देख-रेख भी होगी। जब जंगली जानवर आएँगे तो आदमी आराम से अपनी खेत की रखवाली कर सकता है, बिल्कुल, जब बिल्कुल, एक जगह पर बिल्कुल। उनके खेत होंगे और साथ में एक जगह पर खेत होंगे तो वहाँ वो बागवानी भी कर सकता है। हुँ। अपने स्तर से ही हाँ, बाउंड्री वो भी कर सकता है। कुछ भी कर सकता हो हाँ, अपने अपने चकबंदी में, अपने खेत में, अपने चक में कुछ भी कर सकता है। कुछ भी कर सकता वो है। गोभी पैदा कर सकता है, आलू हुँ, पैदा कर सकता है, धान, गेहूँ जो भी हुँ, उसका मन होगा, हुँ, उसमें अच्छी मेहनत करके। हुँ, हाँ, ये होना चाहिए वैसे, हुँ। होना चाहिए। मैं भी इसके समर्थन में हूँ। अगर चकबंदी में वो क्या होगा कि अगर एक जगह पर उसके खेत होंगे, तो वो स्वयं के ही सहायता से तार-बाड़ कर लेगा। कर देगा और बिल्कुल सारी सुरक्षा करेगा उसकी। हाँ, उसको सरकार की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी ना, फिर उसके ना, बाद। ना, ना। वो योजनाओं पर भी निर्भर नहीं ना, रहेगा, ना, ना, वो अपने पर ही निर्भर रहेगा। निर्भर रहेगा। अपने पर निर्भर रहेगा, बिल्कुल हुँ, सही है। तो बिल्कुल कहीं न सही है, कहीं होना इस चाहिए। असर पर काम करना चाहिए, लेकिन लेकिन इसका ये हो जा रहा है कि सरकारें बदल जा रही है, हुँ, तो ये फ़ोकस वही रह जा रहे हैं। वही जाए। हाँ, ये हो रहा हुँ, है, ऐसा है। तो कहीं न कहीं बहुत गंभीर स्थिति हैं हाँ। हमारे पहाड़ों की, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोज़गार हो, कृषि हो, हर एक चीज़ गोल है। अच्छा दूसरा मैं एक चीज़ बताऊँ, हमारे पहाड़ का आदमी ना करना भी नहीं चाहता, मैं बताऊँ हुँ, आपको। यानी मैंने परसों 2 आदमियों को देखा, हुँ, लगभग दोनों 50-50 साल के थे। अच्छा, तो क्या ला रहे थे बताओ? वो दन नहीं होते बिछाने वाले हो, हुँ,
अरे कमरे में बिछाने वाले हो, अच्छा, वो चटाई, बड़ी बड़ी चटाई। चटाइयाँ हाँ, हाँ। और बड़े बड़े कालीन, बड़े हुँ, बड़े वो ला रहे थे, वो दोनों जो पीठ पर लगा करके दोपहर की धूप में आ रहे ठहरे, हुँ, है ना। हुँ, अब उनका कुछ बिकता नहीं बिकता, उनको पैसा मिलता है नहीं मिलता, वो तो वही जानते हैं ना, हुँ, लेकिन कर रहे हैं मेहनत। मेहनत कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ का आदमी नहीं करेगा, हुँ, वो अपनी शर्म समझेगा, है ना। हुँ। हाँ, तो इस ये चीज़ को मैंने पहले वाले एक वीडियो में अगर भी उसको रखा था। एक दिन में अगर उसको 500 रुपये मिल गए, इतना तो लेता ही लेता होगा। हुँ, तो चलो उसकी एक दिन की दिहाड़ी निकल गई, हुँ, ज़्यादा नहीं भी बिके हुँ, तो कम से कम वो 15-20 हज़ार रुपया महीना जो कमा ले रहा है कमाल। भाई, है ना। लेकिन हमारे यहाँ पहाड़ का आदमी ताश खेलेगा, हुँ, गम मारेगा, हुँ, निंदा करेगा, वो ऐसा है, हुँ। लेकिन मेहनत नहीं करेगा। हाँ, ये चीज़ मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी और साथ में एक ताऊ जी गौशाला में जब गया था इधर शेरू भनियारे में, तो ऐसी बातें कही थी हमने कि उन्होंने कि कहीं न कहीं हमारे पहाड़ के आदमी मेहनत नहीं करना चाहते हैं, दवा दारू पे ही व्यस्त हैं। हाँ, तो उसमें कई लोग नाराज़ हो गए थे, उल्टे-सीधे कमेंट कर रहे थे। तो कहीं न कहीं वो सच्चाई है, जो सच्चाई है। ताऊ जी भी कह रहे हैं वो बात, वो सच्चाई है कि अगर आप इस हमारे इस बात पे यकीन नहीं कर रहे हो, तो आप पहाड़ की किसी भी मार्केट में चले जाओ, वहाँ आपको दारू में लुप्त आदमी मिल जाएँगे। जगह-जगह पर सार्वजनिक स्थलों पर ताश खेलते हुए नज़र आएँगे, नहीं, दारू पीते हुए नज़र आएँगे। ये कहीं भी उचित नहीं है। तो ये सच्चाई है और सच्चाई हर किसी को एक्सेप्ट नहीं होती है। ये बात आप लोग भली-भाँति जानते हैं। तो कहीं न कहीं ये सच्चाई है कि हमारे पहाड़ के लोग अपने ही पहाड़ में काम करना शर्म समझते हैं, अपनी हाँ, इंसल्ट शर्म समझते समझते हैं हैं। और मेहनत नहीं करता है और जो करता भी है थोड़ा बहुत, उसको तरह-तरह की बातें सुनाते हैं। जो थोड़ा बहुत अपने लेवल पर काम करता है, उसे तरह-तरह की बातें सुनाते हैं, टाँग खिंचाई उसमें करते हैं। तो कहीं न कहीं एक बहुत गंभीर स्थिति है। तो काफ़ी अच्छी वार्ता हुई ताऊ जी ने और ताऊ जी ने मुझे काफ़ी समय दिया। इससे पहले वाला वीडियो भी हमने पूरे तिवारी पे शूट किया। अब हमने साहूकार व्यवस्था पे पूरी चर्चा की। तो बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार ताऊ जी का कि मुझे इतना कीमती समय दिया और साथ में पूरी इतनी डिटेल में मुझे जानकारी दिया। जो हमने किताबों में जो पढ़ी चीज़ें थी, आज मैंने कहीं न कहीं वो वास्तव में देख भी ली है। क्योंकि जो मैंने इससे पहले वाली तिवारी आप लोगों को दिखाया, जो पुराना घर दिखाया, उस घर से ही पूरे हमारे क्षेत्र में सयान व्यवस्था चलती थी, साहूकार व्यवस्था चलती थी। तो कहीं न कहीं वो किताबों से पढ़ी चीज़ें आज मैंने वास्तव में देख भी ली है और आप लोगों को मैंने दिखा भी ली है। और आप लोग भी आ सकते हैं इधर, जो पुल है चमैड़ी का पुल है, उससे तकरीबन 200-300 मीटर ये इसको देखेंगे लगभग लोग जानते हैं, पूरे क्षेत्र में हाँ, आपको जानते हैं। अगर आप लोग भी देखना चाहते हैं, क्योंकि ये 300 साढ़े 300 साल पुराना ये मकान है और ये काफ़ी प्राचीन है, पूरी पुरानी शैली है। इसी से तकरीबन 200 साल तो फिर भी साहूकार व्यवस्था हाँ, हाँ, हाँ। आपके पूर्वजों ने चलाई हाँ, होगी। बिल्कुल। तो आप उस इतिहास को देख सकते हैं, उस इतिहास के साक्षी बन सकते हैं। आप चमैड़ी के पुल से जस्ट ऊपर आ सकते हैं और देख सकते हैं। और अगर और भी क्रिएटर हैं, वो भी आ सकते हैं। तो कहीं न कहीं और इन चीज़ों को सँजोने की ज़रूरत है और प्लीज़ आप लोग भी सपोर्ट करें। काफ़ी मेहनत लगती है गाँव-गाँव जाने में, समय लगता है, पैसा लगता है और काफ़ी मेहनत लगती है इस दोपहर की कड़ी धूप में। तो आप लोग भी प्लीज़ सपोर्ट करना, क्योंकि आप लोग उतना अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। तो यही था साथियों आज का ब्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो भी ज़रूर करना। तो मैं मिलता हूँ कल आप लोगों को एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, पहला।